हम लोग आगे अध्ययन कर रहे थे कि जनसंख्या महासमूह, जिसमें मुख्य रूप से हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। उसमें पहला पार्ट है एशियाई जन समुदाय या एशियाई महासमूह। एशियाई महासमूह, किसी भी जनसंख्या महासमूह को जब हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले हमें उसकी वो कितनी एरिया में फैला उसका विस्तार की जानकारी होनी चाहिए। इस विस्तार को अगर हम देखें तो ये आता है पाकिस्तान के पूर्व में, यानी एशिया महाद्वीप में अगर हम स्थिति देखें तो पाकिस्तान कंट्री से लेके पूर्वी भाग पूरा का पूरा जो एरिया आता है वो सारा का सारा एशियाई जन समूह के अंतर्गत आएगा। इनके अंतर्गत मुख्य रूप से पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, फिर इसके अलावा चाइना, जापान, कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये सारे के सारे कंट्री एशियाई जन समूह के अंतर्गत आते हैं। इस जनसंख्या समूह की अगर हम स्थिति देखें तो 10 डिग्री उत्तर से लेके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है, यानी 10 डिग्री लेटीट्यूड से लेके 40 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन एरिया आता है। अब बात आती है इस जनसंख्या विस्तार के अलावा यहाँ जो मुख्य रूप से इसको कितने भागों में बांटा गया है। इस एशियाई जन समूह को हमने 3 भागों में बांटा है। जो इसका एरिया है, फर्स्ट है पूर्वी एशिया, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, पूर्वी एशिया में मुख्य रूप से चीन, उत्तरी कोरिया, जापान, ये वाला क्षेत्र आएगा। फिर उसके बाद में आता है दक्षिणी एशिया, एशिया का दक्षिणी भाग, जिसमें मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब कंट्री आएंगे। फिर तीसरा आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, इसका एक अदर नेम और है मानसून एशिया। मानसून एशिया, इसको मानसून एशिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन लार्ज लेवल पे होने का मुख्य कारण क्या है, यहाँ का जो मानसून है उसका इम्पैक्ट इस पे बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो जनसंख्या बहुत अधिक होने का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे एशिया महाद्वीप की अगर हम इस स्थिति को देखें तो यहाँ नदियों की प्रधानता है। नदियों की प्रधानता, जितनी भी जो नदियां हैं मुख्य रूप से इनके आसपास यहाँ पॉपुलेशन देखने को मिलती है। चीन की अगर हम बात करें तो वांगहो नदी, भारत में अगर बात करें तो गंगा, यमुना, पार्वती, कावेरी, राजस्थान में चंबल नदी, और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो आधार नदी है वो है सिंधु, रिवर ऑफ सिंधु आदि। ये सब नदियां हैं। इन्हीं नदियों के आसपास यहाँ पे एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें बिंदु बनता है अपना, यहाँ विश्व की तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। सर्वाधिक अगर वृद्धि की बात करें तो इसी एरिया में हो रही है। सर्वाधिक वृद्धि वाला क्षेत्र विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पॉपुलेशन जो लार्ज लेवल पे बढ़ रही है तो एशिया जन समूह में ही बढ़ रही है। और एशिया जन समूह में ये अधिक जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे जल की पर्याप्त उपलब्धता है, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पे लोगों को अपने जीवन की तरक्की करने के लिए विभिन्न अवसर मिलते हैं। अब बात आती है कि यहाँ इस जन समूह में इतनी सब फैसिलिटी है, इतना महासमूह है, तो यहाँ की समस्याएं क्या क्या प्रॉब्लम्स है। समस्याओं की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ने से जो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो है निर्धनता। जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो अधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण विकसित राष्ट्रों की तुलना में इन क्षेत्रों का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे रहता है। साथ ही अधिक जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम आती है। ये बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके साथ और देखा जाए तो यहाँ जो समस्याएं आती है अपराध, पॉपुलेशन के बहुत लार्ज लेवल पे बढ़ने पे अगर उनको एम्प्लॉयमेंट या जॉब नहीं मिलता है तो डेफिनेट है क्राइम बढ़ेगा।
आज अगर हम बात करें लॉकडाउन के बाद स्थितियां ऐसी आई है कि पर्टिकुलर क्राइम बढ़ने का कारण क्या है, काफ़ी लोगों की नौकरियां छिन जाना और अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए व्यक्ति अपराध करता है। और आज हम कहें तो जो क्राइम बढ़ रहा है साइबर क्राइम के रूप में, मोबाइल के थ्रू या फिर विभिन्न साइट्स के थ्रू अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं और उससे पैसा ट्रांसफर किया। यानी यहाँ अगर हम बात करें कि लोगों के पास नॉलेज है लेकिन वो उसका पॉजिटिव यूज़ नहीं करके नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। ये ऐसी समस्याएं आपको स्पेशली एशियाई जन समूह वाले क्षेत्रों में इन देशों में देखने को मिलती है, क्योंकि जनसंख्या एक लार्ज लेवल पर बढ़ गई है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो और प्रॉब्लम्स आती है वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती है? आवास की, रहने वाली समस्या भी आती है, बेसिक समस्या कि लोगों को के पास अपना घर नहीं होता है। आवास के साथ साथ एक जो और प्रॉब्लम आती है वो मेडिकल की, चिकित्सा समस्या। फिर इसके अलावा एजुकेशन, पढ़ाई की, शिक्षा को लेकर ये भी समस्या रहती है। भारत ने इन समस्याओं के समाधान के लिए, शिक्षा के लिए गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन किया है, चिकित्सा के लिए मेडिकल फैसिलिटी भी दी है ताकि लोगों की जो बेसिक आवश्यकता है वो पूरी की जा सके। लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति तभी हो सकती है कि जब पॉपुलेशन कंट्रोल लेवल पर रहे। अगर लार्ज लेवल पर बढ़ती रहेगी तो इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इसी कारण एशियाई जनसमूह देशों में देखा जाए तो ये कॉमन समस्याएं प्रत्येक देश में देखने को मिलती है जहां जनसंख्या लार्ज लेवल पर बढ़ रही है। दूसरा जो मुख्य जनसमूह है वो है यूरोपीय जनसमूह। यूरोपीय जनसमूह में अगर हम बात करें तो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पॉपुलेशन अधिक लार्ज लेवल पे है? यूरोपीय जनसमूह। यूरोपीय जनसमूह में सबसे पहले हम बात करेंगे विस्तार कि उसकी जो कौन कौन से एरिया में और कितनी सघनता से यहाँ जनसंख्या है। तो विस्तार में 40 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके मध्य में ये विस्तृत है। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे ब्रिटिश कंट्री में आ जाएगा। इंग्लैंड के बाद में फ्रांस, जर्मनी आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ मुख्य रूप से जनसंख्या का यह विस्तार देखने को मिलता है। और इसी क्षेत्र में अगर बात करें यूरोपीय क्षेत्रों में रूस वाला एरिया भी आता है। यहाँ जो सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है वो सर्वाधिक जनसंख्या, यानी यहाँ पर भी ये 40 से 60 के बीच में जनसंख्या रहती है, लेकिन मेनली जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है सर्वाधिक जनसंख्या वो मिलती है 44 से 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के रूप में, यानी 45 से 55 डिग्री के बीच में जो एरिया है वहाँ पे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। अब बात आती है यहाँ जो ये पॉपुलेशन एकदम क्यों बढ़ी है, इसके पीछे जो मेन कारण बताया गया है 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री को लेके जो रिवोल्यूशंस हुआ उसके कारण में से यहाँ पे पॉपुलेशन अधिक मात्रा में बढ़ी है। साथ ही अगर बात करें तो इस एरिया में कौन से आते हैं? यूरोपियन राष्ट्र में इस जनसमूह में विकसित राष्ट्र आते हैं। विकसित राष्ट्र आते हैं, यानी जितने भी जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो सब इसमें आएंगे। और एशिया जनसमूह में यहाँ अगर हम बात करें तो कुछ राष्ट्र विकसित एवं विकासशील राष्ट्र आते हैं। विकासशील राष्ट्र और कुछ जो विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं, विकसित प्लस, यानी इस तरफ बढ़ने वाले राष्ट्र। विकसित की तरफ बढ़ने वाले राष्ट्रों में भारत का भी नाम आने लगा है कि भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। फिर इसके साथ ही अगर हम बात करें इस यूरोपियन जनसमूह की और क्या विशेषता है, इस क्षेत्र में जो लोग
एशिया और यूरोपीय जनसमूह, इसमें एक क्वालिटी ये देखने को मिलती है, यहाँ जो लोगों का थिंकिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा एक चेंजेस देखने को मिलता है। वो चेंजेस कैसे देखने को मिलता है, यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ जनसंख्या जो काम करती है वो क्या करती है, फिजिकल जो मेहनत होती है उस पर ज़्यादा बल देते हैं, यानी ये फिजिकल लेबर पे इम्पैक्ट रखते हैं पूरा का पूरा कि ये ज़्यादा करेंगे तो ग्रोथ होगी। यहाँ ये लोग फिजिकल की बजाय मेंटल लेबर को इम्पोर्टेंस देते हैं कि मानसिक रूप से हम मेहनत करें तो तरक्की अधिक होगी। इसीलिए ये राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद जो अगला जनसमूह है वो है अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह अमेरिकी जनसमूह की अगर हम बात करें तो अमेरिकी जनसमूह में जो जनसंख्या बढ़ी है वो प्रारंभिक समय में ना होकर उसके बाद बढ़ना शुरू हुई है, क्योंकि अगर हम कहें अमेरिका का जो अन्य नाम है वो इसे नई दुनिया महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिका की जो खोज की थी, कोलंबस भारत की यात्रा के लिए निकले थे लेकिन समुद्र में रास्ता भटक गए और यहाँ पहुँचे और यहाँ के लाल आदमियों को देखकर जो यहाँ का जो पॉपुलेशन थी उनका कलर रेड था तो उन्होंने रेड इंडियंस कहा, इसीलिए अमेरिका के जो लोग हैं उन्हें रेड इंडियंस कहने का कारण यही है। फिर बात आती है इस कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका क्यों रखा गया, इसके पीछे रीज़न ये है कि इस क्षेत्र में अमेरिको वेस्पुजी नाम के भूगोलवेत्ता पहुंचे और उन्होंने इस क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए काम किए और फिर उन्हीं के नाम से इस महाद्वीप का नाम अमेरिका महाद्वीप रखा गया है। इसे नई दुनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले विश्व में सिर्फ एशिया महाद्वीप और यूरोप में ही आपस में लोग जानते थे, अमेरिका महाद्वीप को नहीं जानते थे। अब बात आती है अमेरिका जनसमूह, यहाँ का जो विस्तार है कि कहाँ पे पॉपुलेशन अधिक रहती है, तो यहाँ विस्तार में अगर हम बात करें 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स के पूर्व में, यानी 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में यहां अगर जो ये विस्तार बताया गया है 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में, इसके पूर्व में कहां से कहां तक है 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य में जनसंख्या का विस्तार देखने को मिलता है। और यहाँ अगर हम बात करें पश्चिमी 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बाद वाला यानी महाद्वीप का जो ये एरिया आता है, इस एरिया में स्पेशली यूएसए और कनाडा आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा का क्षेत्र आता है जहाँ पे ये अमेरिकन जनसमूह अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की भी अगर बात करें तो ये क्षेत्र भी कैसा है, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में पॉपुलेशन जितनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, इसके अलावा यहाँ जो लेक्स का जो कम्युनिकेशन है, लेक सुपीरियर वगैरह, इन झीलों का सिस्टम ऐसा है कि इसके एक क्षेत्र पे कोयला की फैक्ट्री है और दूसरे एरिया पे आयरन फैक्ट्री है, यानी पर्टिकुलर जब जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कभी भी जहाज खाली नहीं आता। जब वो कोयला वाले क्षेत्र में जाता है तो लोहा भर के लेके जाता है, तो वहाँ की इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। वापस जब कोयले से लोहे के वाले एरिया में आता है तो कोयला भर के लेके आता है। आज अगर हम बात करें, हम किसी क्षेत्र में हमारे माल को भेजें, हमने हमारे ट्रक में कोई सामान भर के भेजा तो वन टाइम उसमें जो हमारा प्रोडक्शन माल होगा वो रहेगा, सेकेंड टाइम जब ट्रक वापस रिटर्न होता है तो वो खाली आता है। तो ऐसी स्थिति में उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों का जुड़ता है। लेकिन अमेरिका में ये प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से सेटअप किया गया है, इंडस्ट्री ऐसे सेटअप की गई है कि जो भी यातायात का साधन जाता है वो दोनों टाइम में माल लेके जाता है, यानी उसकी ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट हाफ हो जाती है। इसी कारण अमेरिका ने कम टाइम में ग्रोथ की है। फिर उसके बाद में जो इसमें महत्वपूर्ण बात आती है कि यहाँ सबसे नवीन और विकसित जनसमूह है, यानी विश्व में अगर बात करें सबसे नया है नवीन एवं विकसित जनसमूह। फिर उसके बाद में अगला जो आता है, उसके बाद में नेक्स्ट है अफ्रीकी जनसमूह।
अफ्रीकी जन समूह। अफ्रीकी जन समूह को अगर हम समझे तो यहाँ अगर कहें विश्व की लगभग 15.4% जनसंख्या ही निवास करती है और अफ्रीका में 70% जो एरिया है निर्जन प्राय है। यानी यहाँ जो विस्तार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 70% क्षेत्र निर्जन है, यानी यहाँ पॉपुलेशन नहीं रहती, बहुत कम रहती है, निर्जन एरिया है। और जनसंख्या कितनी है? प्रतिशत जनसंख्या ही यहाँ रहती है। अब यहाँ ये बात आती है कि निर्जन क्यों है? निर्जन होने का मुख्य कारण यहाँ है सघन वनस्पति। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बहुत लार्ज लेवल पर प्लांटेशन हो रखा है, फॉरेस्ट बहुत अधिक है। सेकंड जो यहाँ आता है मरुस्थल, यानी सघन वनस्पति और मरुस्थल के कारण इसका जो अधिकांश एरिया है वहाँ पे जनसंख्या नहीं रहती है। और जो जनसंख्या रहती है वो पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो यहाँ का 30% एरिया है जहाँ पे जनसंख्या रहती है। और जनसंख्या का जो मुख्य क्षेत्र है उसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे इसमें हमने पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया जन समूह में 3 भागों में बांटा है, वैसे भी अफ्रीकी जन समूह को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नील प्रदेश। नील प्रदेश यानी वह क्षेत्र जो नील नदी के आसपास वाला क्षेत्र है। दूसरा है जाम्बिया और नाइजर, जाम्बिया व नाइजर नदी प्रदेश, जाम्बिया व नाइजर क्षेत्र, यानी ये भी नदियों का क्षेत्र है। और ये नील नदी वाला क्षेत्र भी नदियों वाला क्षेत्र ही है। और आखिरी जो है दक्षिणी और पूर्वी तटीय भाग, दक्षिणी व पूर्वी तटीय भाग, यानी जो कोस्टल एरिया है, समुद्री प्रदेश है, उसके इस क्षेत्र के अंतर्गत ये जनसंख्या का जो विस्तार देखने को मिलता है। अब जो अभी हमने ये पढ़ा इसको हम छोटे से एक मानचित्र के माध्यम से समझते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह की पॉपुलेशंस है, ताकि उस कंसेप्ट को हम इजीली लर्न कर पाएं और हमें वो आसानी से याद रहे। यहाँ अगर हम देखें तो ये विश्व की जो स्थिति है, विश्व की स्थिति आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ है। और स्पेशली ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए कि जो इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्षेत्र है वो हमें जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पूरा प्रदेश है उसे हमने मुख्य रूप से 3 कटिबंधों में बांटा है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध वो वाला एरिया आता है जिसमें मुख्य रूप से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र, यानी जहाँ पे ये इक्वेटर के आसपास वाला एरिया। फिर शीतोष्ण जो कि 23 डिग्री से लेके 23.5 से 66.5 के बीच में रहता है, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। और उसके बाद में शीत कटिबंध जो कि ये ध्रुवीय वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। यहाँ अगर हम देखें तो ये विश्व लगभग विश्व जैसा दिखाई दे रहा है। और इस विश्व की स्थितियों में अगर हम देखें तो ये जो महाद्वीपों की स्थिति है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसके पास में ग्रेट बैरियर रिफ्ट विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति देखने को मिलती है, ये वाला निर्जन प्राय महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ ये ग्रीनलैंड एरिया, यहाँ ये साइबेरिया वाला क्षेत्र। अब हम इन क्षेत्रों को जो हमने अभी पढ़ा है उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ है। एशिया जन समूह, एशिया जन समूह की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट कहलाता है। इस कॉन्टिनेंट में अगर हम कहें तो ये फर्स्ट एरिया ये आ गया पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, जापान और ये वाला क्षेत्र आ रहा है। फिर दूसरा जो एरिया कोरिया, ये सारे कंट्री आते हैं। दूसरा एरिया आ रहा है दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया में ये भारत और ये वाला एरिया आ रहा है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब क्षेत्र। फिर है दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी ये पूरा का पूरा जो ये मानसून एशिया है ये वाला आ रहा है, यानी सी वाले पार्ट में ये चीजें आती है। यहाँ पे जावा, सुमात्रा जो भी द्वीप है, इंडोनेशिया वगैरह सारे द्वीप इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। यानी जनसंख्या का जो महाजन समूह देखा जा रहे हैं तो एशिया का ये वाला पार्ट खाली है,
इधर आगे देखा जाए तो ये भी पार्ट खाली है, क्योंकि यहाँ पे गोबी का मरुस्थल है, तकलाहमा मरुस्थल है, ये डेजर्ट एरिया होने के कारण यहाँ जनसंख्या का जमाव कम है। फिर जो यहाँ जो समस्याएं हैं, जो समस्या हमने देखी, क्योंकि अगर हम विश्व में देखें तो पॉपुलेशंस का अगर आप लाइव चार्ट देखें तो चाइना, इंडिया और यहाँ के जो कंट्री होंगे लाइव अगर पॉपुलेशंस आप देखोगे तो उसका डिजिट कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। एक मिनट में कम से कम 3 या 4, कहीं कहीं देखा जाए तो 8-9 तक भी बढ़ जाता है। यानी पॉपुलेशन देखा जाए प्रति मिनट जनसंख्या बढ़ रही है इन क्षेत्रों में। जब इस तरीके से जनसंख्या बढ़ेगी तो यहाँ डेफिनेट प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। उन प्रॉब्लम्स में हमने मुख्य रूप से इन समस्याओं की बात की। फिर उसके बाद में दूसरा जो जनसमूह है यूरोपीय जनसमूह, जिसका विस्तार कितना है 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, यानी ये यूरोप वाला ये एरिया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वाले एरिया में इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और साथ में कुछ जो ऊपर वाला एरिया है वो रूस वाला एरिया भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यूरेशिया पर्वतमाला है बीच में और यहाँ इस क्षेत्र को शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में बात की जाए यहाँ इस एरिया में डेवलपमेंट, यानी यहाँ तो डेवलपमेंट हुआ क्योंकि यहाँ पे रिवर्स प्रॉपर मात्रा में है। फिर साथ यहाँ की जो सॉइल्स है वो फर्टिलाइजर सॉइल्स है, यहाँ इंडस्ट्री है। और इसी एरिया में क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि प्लेन एरिया हो, यहाँ पे सॉइल्स फर्टिलाइजर हो, लेकिन यहाँ ग्रोथ होने का कारण क्या था, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जो हुई 19वीं शताब्दी में, उसके बाद में यहाँ जनसंख्या बढ़ने लगी। फिर उसके बाद में अमेरिकन जनसमूह, यहाँ अगर हम बात करें तो ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। इसके पूर्व में यानी इस साइड में ये 30 से लेके 45 डिग्री वाले एरिया के अंतर्गत मुख्य रूप से जनसंख्या का विस्तार देखने को मिलता है। और अफ्रीकी महाद्वीप में अगर हम बात करें तो यहाँ ये नील नदी वाला क्षेत्र, फिर इधर ये जाम्बिया और ये वाला क्षेत्र आता है, और दक्षिणी और पूर्वी तटीय प्रदेश। यानी फिर देखिए यहाँ ये पश्चिमी तट पे ना होकर दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश में है जनसंख्या का जमाव। यहाँ पर भी हमने एशिया में भी देखा तो दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र, यानी पश्चिमी भाग में स्पेशली जितने भी महाद्वीप हैं सभी जगह डेजर्ट या रेनफॉल बहुत कम होता है। इसीलिए जनसंख्या का जमाव आपको ज़्यादातर पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो जब भी हम इस तरह के प्रश्न अटेम्प्ट करें तो यहाँ हम ये लॉजिकल फैक्टर्स दें कि इसका मुख्य कारण ये है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। फिर इसके साथ ही अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो इसमें ये जो जन समूह है, इन जन समूह का अगर हम देखा जाए तो सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है। और हम इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मानव क्या है, स्वयं एक संसाधन है। अगर वो पॉजिटिव तरीके से काम करे तो पूरे वर्ल्ड की क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, तरक्की हो सकती है। इसी के साथ हम ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।